नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे HIV वायरस के बारे में। डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इलस्ट्रेशन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये हम क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ आप पहले से जानते हैं कि किस तरह से बनाते वक्त, इलस्ट्रेशन बनाते वक्त आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर और फंक्शंस रहते हैं HIV के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के। HIV के ऊपर अगर आपने कोई डिटेल वीडियो देखना है तो इससे बेटर वीडियो नहीं मिलने वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लेवलिंग भी ऑलरेडी सेट है, कंपोनेंट्स भी रेडी हैं। तो बनाना शुरू करते हैं वायरस का स्ट्रक्चर, और इसको देख के आप भी सीख सकते हैं किस तरह से वायरसेस की इलस्ट्रेशन आपने क्रिएट करनी है। ऑल दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मैं बना चुका हूँ। अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वायरस के एनवेलप से। एनवेलप जो है वायरस का, वो लिपिड बायलेयर रहता है। और आई थिंक अब तक आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपको अब तक तो ये क्लैरिफाई हो ही चुका होगा कि लिपिड बायलेयर क्या होता है। ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये वायरस का इनर कोर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएं इसी के अंदर बनाएं, तो इसकी कोई लेवलिंग नहीं रहेगी। इसके ऊपर आई एम गोइंग टू ओवरलैप दिस। ये अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ माई फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो इसको मैं इस तरह से ओवरले कर दूंगा इसके ऊपर, ताकि हम इसको अच्छे से शो कर सकें। ऑलराइट, तो ये जो है आप इसको इस तरह से मान के चलिए कि ये लिपिड है, लिपिड बायलेयर है, जो कि वायरस की एनवेलप भी जिसको कहा जाता है। तो इसका जो लेवल मैंने रखा हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे है। इसको आई थिंक दिस इज़ द बेटर पॉइंट फॉर दिस। ओके, सो ये एनवेलप जो है, एनवेलप के बारे में जान लेते हैं। एनवेलप का क्या फंक्शन रहता है। ये जो एनवेलप है ये यूजुअली होस्ट सेल से आई हुई होती है। जब भी वायरस पार्टिकल बनते हैं, वायरस का इनर कंपोनेंट्स जो है वो इनसाइड द सेल बनता है, और उसके बाद जब उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इन द फॉर्म ऑफ एज अ कवरिंग वायरस ले लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, आप कह सकते हैं। तो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन ही उसमें आ जाती है और होस्ट की फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। उसकी वजह से किसी भी वायरस को एक्चुअली इम्यून सिस्टम को बहुत चैलेंजिंग हो जाता है आइडेंटिफाई करना। इसका फंक्शन क्या रहता है कि बैरियर, ऑब्वियसली बैरियर फंक्शन है, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने कि होस्ट के कंपोनेंट है, तो इम्यून सिस्टम के साथ जो है थोड़ी अपने आप को कैसे हाइड करना है वो भी एक बेनिफिट मिल जाता है। बैरियर फंक्शन जो इट प्रोटेक्ट्स द इनर कैप्सिड। जो इसके अंदर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने का भी रोल रहता है। और मेम्ब्रेन का फंक्शन है बहुत सारी प्रोटीन्स को, वायरस प्रोटीन्स को होस्ट करना इसकी सरफेस के ऊपर। मैं आपको शो करता हूँ, राइट। तो ये कुछ एक फंक्शन रहते हैं। अब आते हैं कि इस मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोटीन रहती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, जो कि है GP41। तो ले आते हैं GP41। GP41 का मैंने ये वाली इलस्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट करी थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और आप देखेंगे तो GP41 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, यानी ये मेम्ब्रेन में आप कह सकते हैं कि धसी हुई रहती हैं, एम्बेडेड रहती हैं। तो इस तरह से आप कुछ देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि GP41 पे ये लेवल चला गया है। तो GP41 का लेवल जो है उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस वन इज़ GP41, ये जो प्रोटीन है, करेक्ट। और GP41 का हमारा फंक्शन क्या रहता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन फ्यूजन प्रोटीन जिसको कहा जाता है, और GP21 एक और प्रोटीन होती है, उसके साथ जो है ये अटैच रहती है। उसको एंकर करने का काम जो है ये पर्टिकुलर प्रोटीन करती है। वो जो नेक्स्ट प्रोटीन हमारी आएगी वो हम क्रिएट करेंगे, GP120 प्रोटीन। नेक्स्ट इसका जो बंडल रहता है, 6 हेलिक्स बंडल फॉर्मेशन इसका रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, इसमें हाईली कंजर्व्ड रीजन्स रहते हैं इसमें। जबकि आपका जो उसके टॉप के ऊपर एक प्रोटीन रहती है 120, GP120, वो इतनी कंजर्व नहीं है। यहाँ पे बहुत कंजर्व्ड प्रोटीन सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, यानी बहुत सारी अलग अलग वायरस की स्ट्रेन होंगी, लेकिन ये जो GP41 है इसका सीक्वेंस जो है मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स में सिमिलर रहेगा। इसको कंजर्व रीजन्स होना कहते हैं। इसीलिए इसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन्स, एज ए वैक्सीन टारगेट भी इसको लिया जा सकता है। दूसरा, इसके अगेंस्ट जो है वो दवाइयाँ भी खोजी जा सकती हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अगेंस्ट की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टारगेट हो जाता है वो वायरस के अगेंस्ट। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको कहा, इसके साथ अटैच जो प्रोटीन रहती है वो है GP120। इसको मैं ओवरले करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये परफेक्ट जो है, क्योंकि मैंने डिज़ाइन इस तरह से किया है, ये ऑलमोस्ट इसके ऊपर अलाइन हो जाना चाहिए परफेक्टली। तो देखिए ऐसा लग रहा है कैप सी लग रही है इसके ऊपर, राइट।
तो जो कैप आपको दिख रही है इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स के ऊपर, जो GP41 के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर्ड कैप्स आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ GP120। इसको भी मैं लेवल कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आई थिंक इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा छोटा लेवल जो है इसमें क्रिएट करूँ इसके लिए। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्पेस भी हमारे पास कम ही है इसमें। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो जाए। तो GP41 का हमने डिस्कस कर लिया। नाउ GP120 की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। GP120 ऐसा आपको लग ही रहा है कि ये सबसे टॉप पे है, सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन रहती है और सरफेस अटैचमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज सरफेस पे रह रही है। तो ये क्या करेगी, जो सेल्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट ये पर्टिकुलर प्रोटीन करती हैं। दूसरा, जब इंटरेक्शन होती है उसके बाद ही वायरस ट्राई करेगा सेल्स के अंदर जाने के लिए। तो इस प्रोटीन को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो भी डेवलप की जा रही हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ डेवलप भी की जा चुकी हैं, जिसमें वायरस का जो है वो उसको न्यूट्रलाइजेशन करने में हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट जो है वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स जो है वो भी आप कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट डिज़ाइन की जा सकती है, बट इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंजर्व रीजन जो हैं वो नहीं है। तो ये बहुत जल्दी जो है म्यूटेट होने वाली प्रोटीन मानी गई है HIV के केस में, और इसकी वजह से बहुत सारा चैलेंज हो जाता है इसके अगेंस्ट वैक्सीन्स को डेवलप करना, राइट। तो हमने देखिए बातों बातों में 3 चीज़ें तो डिस्कस कर ली, एनवेलप भी कर लिया, इसको भी मैं थोड़ा सा प्रोपोर्शन में ले आता हूँ। फिर हमने 2 प्रोटीन्स डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वाली प्रोटीन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कैप्सिड आ जाता है। ऑब्वियसली जो वायरस का प्रोटीनेशियस कवरिंग होगी उसके बाहर तो होस्ट मेम्ब्रेन ही आएगी ऑलमोस्ट, राइट। तो उसके बाहर जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आपका कैप्सिड प्रोटीन रहेगी P17। तो ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है इसको मैं ले आता हूँ, दिस इज़ P17, देयर यू गो। तो उस मेम्ब्रेन के बाद में ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर रहता है, दिस इज़ P17। ये रहा इसका लेवल, इसको भी हम लोग लेवल कर लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। P17, वंडरफुल। P17 हमने लेवल कर दी है। इसको मैट्रिक्स प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि ये मैट्रिक्स बनाती है लिपिड बाइलेयर के अंदर, ये पर्टिकुलर प्रोटीन रहती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वायरल असेंबली में। जब वायरस जो है असेंबल होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचना है, उसमें ये वाली प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो वायरस को वो भी जो है इससे मिलती है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हो जाते हैं P17 के। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन के ऊपर, जो बेसिकली ये एक प्रोटीन नहीं है, ये मल्टीपल प्रोटीन है जो एक कैप्सिड का सिंथेसिस या क्रिएशन कर रही है। अब इसके बाद भी एक और प्रोटीनेशियस कोट आता है, देखिए रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट, कैसे इसको सेव करके रखा हुआ है। इसके अंदर भी एक और प्रोटीनेशियस कवरिंग आ जाती है। इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहा जाता है P24। इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को तो इनको याद करना ईजी हो जाता है। तो P24 आपके पास एक वायरल प्रोटीन है जो कैप्सिड के अंदर रहेगी और एक और जो है स्ट्रक्चर, कवरिंग स्ट्रक्चर वायरस को बना देगी। इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहा जाता है कैप्सिड प्रोटीन। तो ये कैप्सिड क्रिएट करेगी, बाहर वाले जो मैट्रिक्स क्रिएट करेगी, इसलिए उसको मैट्रिक्स प्रोटीन कहा जाता है। इसको P24 को कैप्सिड, ये कोर शेल बनाती है वायरस का। इट फॉर्म्स अ कॉनिकल कोर। तभी मैंने इसको थोड़ा सा कॉनिकल बनाने की कोशिश की। आई डोंट नो कितना जस्टिफाई कर पाया हूँ मैं कॉनिकल स्ट्रक्चर को, बट आई थिंक थोड़ी बहुत सक्सेस तो मुझे मिली है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जेनेटिक मटीरियल रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रहेंगे। ये जो कैप्सिड रहता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 24 हेक्सामर्स एंड पेंटामर्स अरेंज्ड इन अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कुछ ये वाली प्रोटीन्स, थोड़ा यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना, बट अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर रहता है। डायग्नोस्टिक मार्कर भी ये माना गया है। P24 एंटीजन इज़ यूज्ड इन HIV डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन में इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये वाली प्रोटीन डिटेक्ट हो जाती है तो माना गया है कि इसको एज ए डायग्नोस्टिक मार्कर भी यूज़ किया जा सकता है और इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टारगेट फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं HIV के अगेंस्ट तो इस प्रोटीन को आप टारगेट कर सकते हैं और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया है। यूजुअली हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो बहुत डीप जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को लेके, और अगर आपको
जानना है डीप रिसर्च कैसे आप कंप्यूटेशन बायोलॉजी में कर सकते हैं, उसके लिए आप www.researchgoal.com जो हमारी वेबसाइट है, जो मेरी वेबसाइट है, जिसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज बनाए हैं। यूजुअली अगर आप यूजी पीजी स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट भी कर सकते हैं अगर दे आर मोटिवेटेड। ऐसा कुछ नहीं, इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं कोर्सेज। तो आप प्लीज़ वेबसाइट को विजिट कीजिए। अलग अलग कोर्सेज हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कोर्सेज, जिसमें ये प्रोटीन्स जो कैसी दिखती हैं, कैसे इनको एनालाइज करना है, वो सब कुछ मैं उसमें आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ उसको विजिट कीजिए। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ पे कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो उसको लीजिए। बहुत ही लो कॉस्ट जो कोर्सेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। इट्स नॉट लाइक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। कुछ 100 रुपये के कोर्सेज होते हैं, 200 रुपये के कोर्सेज होते हैं, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, प्रेजेंटेशन आपको मिलती हैं। तो आप देखेंगे वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपके लिए है। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग अलग कोर्सेज का रहता है, जिसमें आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिसर्च गोल को आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, और देखिए अगर आपको कोई कोर्स पसंद आता है तो उसमें प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ऑलराइट, तो वापस आते हैं। सॉरी, मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ऑब्वियसली मेरे हर वीडियो में मैं प्रमोट करने की कोशिश करूँगा उसको, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। काफ़ी मेहनत से वो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, राइट। तो प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन आप आइडेंटिफाई कीजिए, और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के थ्रू आप इसके अगेंस्ट न्यू ड्रग्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आई थिंक अब मुझे एक अच्छा टॉपिक तो मिला है एंटीवायरल ड्रग आइडेंटिफिकेशन का HIV के लिए। तो उसके ऊपर भी मैं अब सोच रहा हूँ कि एक कोर्स तैयार कर लूँ, ताकि जो HIV पे रिसर्च करना चाहते हैं उनको पता लग जाए कि किस तरह से ड्रग डिस्कवरी की जाती है। तो आप प्लीज़ रिसर्च गोल में ट्यून ज़रूर कीजिएगा। ओके, P24 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं P10 के ऊपर। P10 कहाँ पे है जी? P10 हमारा ये रहा, ब्लू कलर का डॉट है, और इसको सामने ले आते हैं। P10, अब P10 जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो नहीं है एज सच, ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं। अब जो प्रोटीन्स आएंगी वो आपके एंजाइमेटिक प्रोटीन्स आएंगी, मतलब उनका कोई एंजाइमेटिक फंक्शन रहेगा, और ये जो है ये प्रोटीएज एंजाइम होता है। P10 इसको वायरल प्रोटीज एंजाइम भी कहा जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीविंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स इनटू फंक्शनल प्रोटीन्स। कुछ एक प्रोटीन्स रहती हैं जैसे जिनको कहा जाता है गैग एंड गैगपोल, इनको क्लीव करके फंक्शनल प्रोटीन्स जो है वो बनाने इसका काम रहता है। इट कंटेन्स कंजर्व्ड रेजिड्यूज, कुछ एक कंजर्व्ड रेजिड्यूज रहते हैं इसमें, जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रेट्रोवायरल प्रोटीजेस में इनको कहा जाता है। मैच्योरेशन डिपेंडेंसी भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जिसमें प्रोटीज एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी असेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल। इसके बिना जो है ये वायरस पार्टिकल जो है मैच्योर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको बहुत सारी प्रोटीन्स आगे डिग्रेड करनी होती है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहता है वायरस असेंबली का और एक्टिवेशन का। आई एम रियली फैसिनेटेड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। ओके, तो हमारा ये वाला प्रोटीन भी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं P32 प्रोटीन के ऊपर। वो भी आपका ये वाला प्रोटीन मैंने बस सर्कल में किया था कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसे यूजुअली सर्कल तो होते नहीं, ये प्रोटीन थोड़ा इनका अलग रहता है स्ट्रक्चर, राइट। ऑलराइट, इसको मूव करके यहाँ पे और इसका लेवल भी ले आते हैं P32, ग्रेट, राइट ओवर हियर। ये मैंने इसको लेवल कर दिया। P32 वायरल DNA इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसको इसीलिए इंटीग्रेज एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि वायरस जो है कैसे काम करता है, राइट। उसका जीनोम जो है वो आपके होस्ट जीनोम में इंसर्ट करेगा, उसके लिए आपको एंजाइम्स की ज़रूरत रहती है। तो HIV इंटीग्रेज का काम होता है, इट इंसर्ट्स द रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड DNA इनटू होस्ट जीनोम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, ये RNA वायरस है, राइट। तो DNA में कैसे इंसर्ट होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को DNA में। तो जो DNA में कन्वर्ट जब हो गया, उसके लिए भी एक एंजाइम होता है, वो बात करेंगे इसके बाद। RT एंजाइम उसको DNA में कन्वर्ट कर देगा RNA को, और ये जो है उसको होस्ट में इंसर्ट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको P प्राइम प्रोसेसिंग स्ट्रैंड ट्रांसफर भी कहते हैं, जिसकी वजह से होस्ट DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसको हाईजैक कर लेता है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग प्रोसेस कि किस तरह से एक वायरस पार्टिकल जो है होस्ट जीनोम को कंट्रोल कर लेता है, और उस सेल बाकी सब कुछ छोड़ के वायरस पार्टिकल बनाना शुरू कर देती है, या जो वायरस चाहता है वो करना शुरू कर देती है। काइंड ऑफ अ ज़ॉम्बी प्रोसेस, ज़ॉम्बी सेल हो जाती है वो। ओके, तो P32 भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं P64। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक तो हमारा ऐसा एंजाइम है जो RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, और इसकी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतनी ज़्यादा यूज़ होता है ना ये एंजाइम। और अगर आप ध्यान देंगे तो कोविड के टाइम में भी RT-PCR बहुत सुना ना हमने, RT-PCR। तो यूजुअली तो RT टर्म रियल टाइम
PCR के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, RT में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो यूज़ होता है, जो वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट करता है और उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वायरस के अंदर रहता है क्योंकि इसको होस्ट के अंदर इंटीग्रेट होना है RNA को, तो इसको पहले DNA में कन्वर्ट करना होता है अपने आप को। और वो जो प्रोटीन रहती है दैट इज़ P64, इसको भी इसलिए मैंने थोड़ा रेड कलर में या पिंक कलर में हाईलाइट कर रखा है इसको, राइट। तो होपफुली दिस इज़ क्लियर। P64 इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो इसमें रहता है उसको डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट कर देता है, जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, और DNA डिपेंडेंट इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी रहती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एरर प्रॉन, लैक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है नहीं तो उसकी वजह से म्यूटेशन हाई हो जाता है, आप समझ रहे हैं। मतलब इसमें जो है करेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं रखी है वायरस ने जानबूझ के, ताकि एरर हो, और एरर में जो वायरस पार्टिकल आगे बने वो बहुत ही नई तरह के वायरस पार्टिकल बने, ज़्यादा म्यूटेशन हो। कितना क्लेवर अप्रोच जो है वायरस अडॉप्ट करता है इसके केस में। ऑल राइट, एक लास्ट हमारी प्रोटीन रहती है, फिर हमारा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर, टॉपिक ही हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए, अच्छा एक स्ट्रक्चर भी रहता है साथ में, तो उसको भी देख लेते हैं। आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये इसी का आई थिंक कैप्सिड का पार्ट है ये, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हमारा रहता है फाइनल, विच इज़ ssRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। इसको थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और लेबल भी प्रॉपरली इसको कर लेता हूँ, राइट ओवर हियर। वंडरफुल, बढ़िया लग रहा है। ओके, सो ये आपका आ गया सिंगल स्टैंडर्ड RNA ऑफ द वायरस का जीनोम है ये, और इसमें 2 कॉपीज़ रहती हैं, तभी मैंने 2 बनाई हैं यहाँ पे ना। डिप्लॉयड जीनोम रहता है इसका, 2 आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड RNA कॉपीज़ रहती हैं इसमें, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ईच अबाउट 9.7 किलो बेस पेयर, तो इतने बेस पेयर जो रहते हैं इस पर्टिकुलर जीनोम में रहते हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, इट कंटेन्स गैग, पोल, ENV एंड एक्सेसरी जीन्स। देखिए वायरस में ना बहुत सारे जीन्स का सीक्वेंस रहता है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द जीनोमिक सीक्वेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारे बहुत छोटे बेस पेयर में भी बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं ये उसकी सिंथेसिस ट्रिगर कर लेते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं वायरस के बारे में। और देखिए पूरा स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से सिंपली आप जो है एक इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, और आप थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकते हैं, और थोड़ा और अलग अलग तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको बात अगर मेन टॉपिक समझ में आ गया तो आप खुद से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। आप मॉडल बना सकते हैं इस तरह से, अगर आपको मॉडल बनाना है वायरस का, आपको पता है कि ये चीज़ें चाहिए, और किसी भी मटेरियल से आप मॉडल बना लीजिए अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, और फिर एक्सप्लेन तो आप इस वीडियो देख के कर ही लेंगे इस टॉपिक को। एंड आई थिंक आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा अगर आप मॉडल भी बनाना चाहते हैं इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, देखिए कुछ एक बातें हैं HIV के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आपने अलग अलग आप देखते रहते हैं इसके बारे में, तो उन चीज़ों पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, हर एक वायरल इन्फेक्शन जो अलग रहता है, कोविड का अलग है, HIV का अलग है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को ये वाला वायरस अटैक करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोविड अटैक करता है, राइट। तो ये आपको पता है कि छूने से फैलने वाली चीज़ नहीं है HIV, ब्लड के थ्रू या दूसरे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये फैलता है। लेकिन कोविड के फैलने का तरीका थोड़ा अलग है। तो प्लीज़ आप ऐसे मत समझिएगा कि हर एक वायरस एक ही तरह से सांसों से भी आपका वो HIV फैल रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको हर एक अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है हर एक टॉपिक के बारे में, स्पेशली वायरस टॉपिक के बारे में, वायरसेस के बारे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल में इस तरह बने रहिए और सजेशन देते रहिए। कोशिश करूँगा ज़्यादा वीडियो बनाने की। थोड़ा आजकल हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं तो नहीं बना पाते, बट थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट मिलती है तो उसकी वजह से मोटिवेशन आके आई विल ट्राई माय बेस्ट की और वीडियोस लेके आऊँ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।